हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट हम क्लास 6 से पढ़ना शुरू करते हैं और ये जो सब्जेक्ट होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पसंद नहीं होता है। सब कहते हैं कि ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट्स होता है क्योंकि हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें याद करनी होती है एंड बहुत लेंदी लेंदी आंसर्स होते हैं, तो इसीलिए बिट ऑफ बोरिंग सब्जेक्ट्स के कैटेगरी में काउंट हो जाता है। बट हिस्ट्री इज़ नॉट अ बोरिंग सब्जेक्ट। इस मिथ को हम तोड़ते हुए हम यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ेंगे in a very interesting form, that is in a form of stories. स्टोरी के फॉर्म में अगर हम कोई भी चीज़ याद करते हैं तो हमें वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है, तो इसीलिए हम भी हिस्ट्री को एक स्टोरी की तरह ही देखेंगे। तो इससे जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो हमें याद भी हो जाएंगे और ये सब्जेक्ट हमें बोरिंग भी नहीं लगेगा। यहाँ पे हमें पढ़ना किसके बारे में है? हमें पढ़ना है उन लोगों के बारे में जो कि 1000 साल पहले हुआ करते थे। एक क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हमें आज के बारे में पता करना है तो हम कहाँ से करते हैं? तो हम टीवी खोल लेते हैं या फिर न्यूज़पेपर होता है या रेडियो होता है, हम कहीं से भी सुन लेते हैं कि आज पर्टिकुलर डे है तो ये इवेंट हो रहा है। अगर हम लोगों को लास्ट ईयर के बारे में पता करना होता है तो ये भी बड़ा आसान है, हम किसी से भी पूछ लेते हैं कि अच्छा उस साल में क्या हुआ था। पर अगर हमें बहुत 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 साल पुरानी बात करनी है तो थोड़ा सा मुश्किल है। क्या हम कर सकते हैं? यही इसी को बताने का काम करती है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, पहले तो ये चीज़ हमें अपने दिमाग से निकाल देनी है। हिस्ट्री एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो कि हमें बहुत 1000 साल पहले जो लोग होते थे वो कैसे थे उसके बारे में बताती है। फिर कैसे कैसे चीज़ें बदली और अभी हम यहाँ तक जो पहुँचे हैं उनके बीच में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, इसको ही बताने का काम करती है हमारी हिस्ट्री सब्जेक्ट। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है उठता है कि ये जो कहानी है जो मैं अभी आपको सुनाने वाली हूँ, इसमें क्या हम सच में पास्ट के बारे में जान सकते हैं? वॉट कैन वी नो अबाउट द पास्ट? अगर हम जान सकते हैं तो आखिर ऐसा क्या होगा, क्या जान सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें हम हिस्ट्री में जान सकते हैं कि उस टाइम के जो लोग हुआ करते थे वो क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस टाइप के क्लोथ्स वेयर करते थे और किस तरह के घरों में रहा करते थे। इतना ही नहीं, उनकी ज़िंदगी कैसी थी उस टाइम पे, जो हंटर्स हर्डर्स फार्मर रूलर, इनकी लाइफ्स कैसी हुआ करती थी। जो बच्चे होते थे उस टाइम में वो क्या खेला करते थे। जैसे अभी हमारे पास बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ गेम्स होते हैं, हम वो खेल लेते हैं। बट अगर हम बहुत 1000 साल पुरानी बात करें तो उस टाइम तो टीवी नहीं हुआ करता था या फिर वीडियो गेम्स भी नहीं हुआ करता था। तो उस टाइम के बच्चे आखिर खेलते क्या होंगे? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को का हम आज जवाब लेंगे। वेयर डिड पीपल लिव? ये लोग जो हज़ारों साल पहले हुआ करते थे ये आखिरकार रहते कहाँ थे? तो ये लोग नर्मदा रिवर के किनारे रहा करते थे। ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं कि जो अर्लीस्ट लोग हैं वो नर्मदा रिवर के किनारे में रहा करते थे। इनको स्किल गैदरर्स कहा जाता था। स्किल गैदरर्स का मतलब होता है द पीपल हु गैदर देयर फूड। ये लोग क्योंकि अपना खाना खुद इकट्ठा कर सकते थे, इसीलिए इन्हें स्किल गैदरर कहा जाता है। इनको प्लांट्स के बारे में और फॉरेस्ट के वेल्थ के बारे में बहुत ही ज़्यादा वास्ट नॉलेज थी। ये जो लोग थे इन्हें प्लांट्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी। ये जंगलों में ही रहा करते थे, तो इसीलिए जंगल के पेड़ पौधों से काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली थे और इनको बहुत ही ज़्यादा वास्ट नॉलेज था अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द प्लांट। ये रूट्स फ्रूट्स और अदर चीज़ों को कलेक्ट करते थे अपनी ज़िंदगी का गुजारा करने के लिए। ये एनिमल हंटिंग भी किया करते थे। आजकल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बहुत ही कॉमन है इंडिया में। बट क्या आपने कभी सोचा है कि पहली बार ये क्रॉप्स उगाना, ये सारी चीज़ें कब शुरू की गई होगी? तो कहा जाता है कि मेन एंड वुमेन्स ने पहली बार क्रॉप ग्रो किया था करीब 8000 साल पहले, वीट और बार्ली को लेकर। तो वीट और बार्ली पहले ऐसे क्रॉप्स हैं जो कि पहली बार ग्रो किए गए थे। एंड उसके उसी टाइम ही एनिमल रेयरिंग भी शुरू कर दी गई थी। शीप गोट एंड कैटल्स को रेयर करना चालू हो गया था। और जब इंसानों ने एग्रीकल्चर करना शुरू किया था तब वो विलेज बनाकर भी रहने लगे थे। क्योंकि क्रॉप एक दिन में नहीं उगती, इसे उगाने में महीनों लग जाते हैं, इसीलिए इस टाइम तक आते आते लोग गांव में बसना शुरू हो गए थे। जंगलों को छोड़कर वो गांव बना बना के रहते थे और धीरे धीरे ये एग्रीकल्चर जो है धीरे धीरे जाके डेवलप होने लगा। और कहा जाता है कि नॉर्दर्न विंध्यास के पास पहली बार राइस ग्रो किया गया था। इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास करीब 4700 साल पहले
पहली सिटीज़ बनना शुरू हुई थी, द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सिटीज़। मतलब इस टाइम पे लोगों ने शहरों को बनाकर रहना शुरू ही किया था। फिर धीरे धीरे जाकर 2500 साल बाद सिटीज़ जो है वो पूरी तरह से डेवलप हो गई थी अलोंग द बैंक ऑफ द गंगा। गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास 2500 साल तक आते आते लोगों ने अच्छी खासी सिटीज़ को डेवलप करके रखा था। और इन सिटीज़ में सबसे जो बड़ी सिटी थी, द मोस्ट पावरफुल किंगडम जिसे हम कहेंगे, वो थी मगध। मगध जो है वो आज के बिहार में आता है। इसके जो किंग थे, ही वॉज वेरी पावरफुल, और उन्होंने एक बहुत ही लार्ज किंगडम को सेटअप करके रखा था। इनका किंगडम बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। मतलब ऑलमोस्ट पूरी कंट्री ही इंडिया की, मतलब पूरे ही एरिया इंडिया के उसके अंदर ही आ जाया करते थे। अभी हमने जाना कि कैसे लोग जंगलों में रहा करते थे, उसके बाद कैसे उन्होंने जब एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था तो वहाँ उन्होंने गांव में रहना शुरू कर दिया था, और उसके बाद कैसे अर्लियस्ट सिटीज़ डेवलप हुई थी। फिर हमने मगध की भी बात की। तो इस समय जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया करते थे, एक जगह से दूसरे जगह। सब कॉन्टिनेंट्स में ही एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा कॉमन था उस समय। ये लोग मूवमेंट क्यों किया करते थे, एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है। तो इसके दो प्रोमिनेंट रीज़न हैं। पहला जो रीज़न था, इन द सर्च ऑफ लाइवलीहुड, वो अपने काम की तलाश में, रोज़गार की तलाश में इधर उधर घूमा करते थे। और दूसरा जो बहुत बड़ा रीज़न कहलाता है वो था टू एस्केप फ्रॉम द नेचुरल डिज़ास्टर्स। जो भी आपदा होती है, कभी किसी गांव में फ्लड आ गया तो लोग वहाँ से मूव करके दूसरे जगह पे चले जाते थे। कहीं ड्राउट आ गया तो लोग वहाँ से मूव करके दूसरे जगह चले जाते थे। तो ये जो मूवमेंट था उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कॉमन हुआ करता था। लोग ट्रैवल करते थे माइल्स एंड माइल्स। लोग चाइना से इंडिया आते थे, इंडिया से चाइना जाते थे, अफ़गानिस्तान जाते थे, वहाँ से लोग आया करते थे। तो इस मूवमेंट का कोई फ़ायदा होता था, ये हमें देखना है। मर्चेंट्स भी जो थे उस समय के, वो लोग भी ट्रैवल करते थे। वो लोग गुड्स लेकर आते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और उसको बेचते थे। जो रिलीजियस टीचर्स थे, दे ऑल्सो यूज़ टू ट्रैवल, और वो गांव-गांव जाकर अपनी जो टीचिंग्स है उसको स्प्रेड किया करते थे। तो ये जो ये वास्ट मूवमेंट उस टाइम पर हो रहा था, इसका कोई एडवांटेज निकल कर आया था, तो बहुत बड़ा एडवांटेज निकल कर आया था ये कि हमने नई चीज़ें जानने शुरू की थी। जैसे बहुत सारी चीज़ें पहले यहाँ नहीं ग्रो कर की जाती थी। दूसरी जगह के लोग जब यहाँ पर आए तो उन्होंने हमें वो सारी चीज़ें दिखाई, हमने वो सब सीखा, और उसके बाद हमने उनको उगाना शुरू किया। दूसरा एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हो गया। फूड का वेराइटीज़ बहुत सारा हो गया हमारे पास। हमने बहुत सारे न्यू प्लेसेस, एक्साइटिंग प्लेसेस को डिस्कवर किया। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स को देखे जो पहली बार हमें वहाँ उस टाइम पे दिखे होंगे। तो इसके वजह से काफ़ी सारा मिक्स एंड मैच टाइप का एनवायरनमेंट बन गया था, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जो भी लोग आते थे, जहाँ से भी वो लोग आते थे, दे हैड सम आइडियाज़, उनके पास कुछ आइडियाज़ होते थे, वो यहाँ के लोगों से शेयर करते थे, यहाँ के लोग अपना आइडिया कहीं और जाकर शेयर करते थे। तो इसके वजह से जो विकास था हमारे कंट्री का या हमारे पूरे वर्ल्ड का, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हुआ था उस समय में। आजकल जो लोग ट्रैवल करते हैं वो क्यों करते हैं? इन अ सर्च ऑफ ऑब्वियसली जॉब्स और टू सेटल एट सम अदर प्लेसेस, हम इसीलिए ट्रैवल करते हैं। सेम केस उस टाइम भी हुआ करता था। पीपल यूज टू ट्रैवल, एंड इस मूवमेंट के वजह से जो एक इनरिचमेंट आया था इन आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और प्रोमिनेंट माना जाता है। हमने नई आइडिया शेयर किया था ऑफ स्टोन कार्विंग। उस टाइम पे स्टोन कार्विंग क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस था, तो लोगों के पास नए नए तरीके आए थे इसको कार्विंग करने के लिए। नए नए तरीके के म्यूज़िक कंपोज होने लगे थे। इवन द फूड क्विजीन्स गेट टू नेक्स्ट लेवल, बहुत ज़्यादा ही फेमस हो गया था, एंड इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी भी आने लगी। नेम्स ऑफ द लैंड, हर एक कंट्री का आज में हम जानते हैं सबका नाम अलग अलग है, पर उस समय हज़ारों साल पहले किसी भी कंट्री का नाम कैसे पड़ा होगा? जैसे इंडिया का दो नाम है, इंडिया और भारत। तो ये जो नाम इंडिया है ये आया था इंडस, जो कि सिंधु संस्कृत में जिसे कहा जाता है, वहाँ से। उस समय के जो लोग थे, जो ईरानियन और ग्रीक लोग थे, वो 2500 साल पहले इंडिया से व्यापार किया करते थे। इंडस के जो लोग थे उन्हें जानते थे, तो इसीलिए वो लोग इसको नाम देते थे हिंदूस और इंडूस, और वहीं से ये नाम बाद में जाकर इंडिया फेमस हुआ।
नेक्स्ट जो नेम है हमारा भारत, तो भारत वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक ग्रुप ऑफ पीपल हुआ करता था जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहा करता था, जो जिनका नाम जो है या फिर जिनकी फैमिली ट्री जो है वो ऋग्वेदा में मेंशन है। और क्योंकि ये कंपोजिशंस 3500 साल पुरानी है, इसीलिए इस कंट्री का नाम, क्योंकि ये अर्लीस्ट था तो इसके नाम पर रख दिया गया था, विच इज़ भारत। फाइंडिंग्स आउट अबाउट द पास्ट, हमने जो भी चीज़ें अभी पढ़ी कि किस तरह से लोगों ने जंगल से निकल के एग्रीकल्चर शुरू किया था, फिर वो गांव बनाकर रहने लगे थे, फिर अर्लीस्ट सिटीज़ अबाउट द मगध और इंडस रिवर के पास के लोग, ये जो भी हमने पढ़ा, जितने भी 1000 साल की पहले की हमने बात की, ये चीज़ें हमें पता कैसे चली? तो ये चीज़ें पता करने के लिए हमें एविडेंसेस मिलते हैं फ्रॉम द मेन्यूस्क्रिप्ट। मेन्यू का मतलब होता है लैटिन में हैंड, और स्क्रिप्ट का मतलब होता है राइटिंग। ये जो मेन्यूस्क्रिप्ट है ये जनरली लीव्स पर लिखी जाती थी और बार्क ऑफ ट्री पर लिखी जाती थी। क्योंकि ये लीफ और ट्रीज पर लिखी जाती थी तो ओवर अ ईयर बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो उन्होंने खा लिया कुछ मेन्यूस्क्रिप्ट्स को, कुछ मेन्यूस्क्रिप्ट्स डिस्ट्रॉय हो गई और बहुत सारी जो थी वो बच गई थी। और ये जो बची हुई थी इनको टेम्पल्स में प्रिजर्व करके रखा जाता था, या फिर क्वींस थे वो भी इसको प्रिजर्व करके रखते थे ताकि आगे जाके फ्यूचर के जो लोग हैं वो हमारे मतलब उनके बारे में पढ़ सके। बहुत सारी पोएम्स एंड पोइट्स भी रहते थे उस टाइम पे जो कि संस्कृत में पोएम लिखा करते थे। एंड तमिल एंड प्राकृत जो कि उस टाइम का लोकल लैंग्वेज था, जो कि ऑर्डिनरी लोग बोला करते थे, उस लैंग्वेज में लिखी हुई बुक्स भी हमें मिलती हैं। जैसे कि हमने बोला कि मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट्स डिस्ट्रॉय हो गई थी, बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स को इंसेक्ट ने खा लिया था और कुछ ही जो थी वो प्रिजर्व हुई थी। तो हमें अच्छे तरह से इस हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है या हमारे अर्लीस्ट लिविंग के बारे में कैसे पता चलता है? तो देयर वाज अनदर फॉर्म ऑफ राइटिंग, दैट इज़ इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन जो था वो कि जो हार्ड सरफेस पे लिखा जाने वाला एक राइटिंग था, जो कि स्टोन्स पे लिखा जाता था। उस टाइम के जो किंग्स और लोग होते थे वो लोग क्या करते थे, ऑर्डर देते थे अपने जो भी काम करने वाले लोग थे कि मेरी जितनी भी हिस्ट्री है, मैंने जो भी उपलब्धियां हासिल की है वो तुम इस स्टोन पर लिख दो ताकि आगे के आने वाले जनरेशन को मेरे बारे में पता चल सके। एंड इवन द कॉमन पीपल वुड गेट टू नो कि किंग ने भाई क्या क्या किया है। तो इसीलिए वो लोग अपनी विक्ट्रीज और बैटल के बारे में इंस्क्रिप्शंस में लिखवाया करते थे। अब इंस्क्रिप्शन जो है वो तो कोई इंसेक्ट खा नहीं सकता, तो इंस्क्रिप्शंस जो है वो काफ़ी सालों तक सरवाइव करके रही और इसीलिए उसी की हेल्प से हम इतना कुछ जान पाते हैं हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। ये जो इंस्क्रिप्शन एंड मैन्यूस्क्रिप्ट है इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये उस समय के लैंग्वेज में लिखी जाती थी और उस समय के लैंग्वेज और इस समय के लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो इनको स्टडी कौन करता है? तो जो लोग इनके बारे में स्टडी करते हैं, जो भी ये चीज़ें पढ़कर और उसे डिकोड करके निकालते हैं, उन्हें हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, पुराने ऑब्जेक्ट्स, पुराने स्टोन्स, उन पे प्रिंटिंग्स, स्कल्पचर्स, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं और वहाँ से जो भी चीज़ें एक्सकावेट और एक्सप्लोर करके निकाली जाती हैं उनको बारीकी से पढ़ा जाता है और तब जाकर ये हमें इतने सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हर एक चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं। उस टाइम के टूल्स, उस टाइम के वेपन्स, उस टाइम के पॉट्स, ऑर्नामेंट, कॉइन, जो भी जैसी भी चीज़ें मिलती हैं सबको प्रिजर्व करके रखा जाता है, सबको बारीकी से स्टडी किया जाता है। ये यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ हैं जो कि पुराने कॉइन्स और पॉट्स की हैं जो कि उस टाइम पर यूज़ किए जाते थे। आर्कोलॉजिस्ट सिर्फ इन सब चीज़ों के ही बारे में नहीं पढ़ते हैं, दे ऑल्सो लुक फॉर द बोन्स ऑफ एनिमल्स, फिश एंड बर्ड्स। उस टाइम के लोग क्या खाते थे ये पता करने के लिए, एंड उस टाइम के लोग किस तरह से सरवाइव करते थे ये भी पता करने के लिए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिस्टोरियंस वो लोग होते हैं जो कि स्कॉलर होते हैं जो हमें स्टडी करके बताते हैं अबाउट आवर पास्ट, और इनकी जो मेन इंपॉर्टेंट सोर्सेस होते हैं दीज आर द मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी। मैन्यूस्क्रिप्ट में जैसे हमने बोला कि वो पत्तों पे लिखा करते थे और जो भी चीज़ें आज तक बची हुई है, जो इंसेक्ट से बची हुई है, जो डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, उनको डिकोड करके पढ़ा जाता है। इंस्क्रिप्शन जो है वो क्योंकि वॉल्स पे लिखा जाता था, स्टोन्स पर लिखा जाता था, तो वो तो सरवाइव कर गया। एंड आर्कियोलॉजी इसका मतलब होता है कि पुरानी चीज़ें जो हमें मिली हैं,
जैसे उस टाइम के कॉइन्स, उस टाइम के पॉट्स, उस टाइम के वेपन्स, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं फॉर एनी आर्कियोलॉजिस्ट टू डिटेक्ट एंड टू फाइंड द क्लू अबाउट द पास्ट। वन पास्ट और मैनी, जैसे कि हमने इस बुक का टाइटल पढ़ा था आवर पास्ट। आवर पास्ट का मतलब क्या होता है? क्या हमें एक ही पास्ट के बारे में पढ़ना है कि बहुत सारे पास्ट के बारे में पढ़ना है? तो एक्चुअली में यहाँ पे हम बहुत सारे पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि उस समय अलग अलग कैटेगरी के लोग हुआ करते थे जैसे आज हैं। लाइफ ऑफ फार्मर वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ अ किंग। उस समय के जो किंग थे उनकी लाइफ की अलग कहानी थी, फार्मर्स की लाइफ की अलग कहानी थी। उनकी जर्नी, दोनों की ही जर्नी एक दूसरे से काफ़ी अलग होती थी। क्राफ्ट के लोग अलग तरीके से काम करते थे। तो हमें सबकी हिस्ट्री पढ़नी होती है, सबके बारे में जानना होता है, इसीलिए यहाँ पे हम आवर पास्ट बोलेंगे, ना कि आवर पास्ट। आज इवन टुडे अगर हम आज के लोगों की भी बात करें तो अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रैक्टिसेस होते हैं। जैसे जो लोग अंडमान में रहते होंगे उनकी ज़िंदगी फ़िशिंग पे ही डिपेंड होगी या फिर हंटिंग पे ही डिपेंड होगी। लेकिन जो लोग सिटीज़ में रहते हैं जैसे कि आप और हम, हमारी लाइफ डिपेंड होती है ऑन द सप्लाई फूड। जो भी चीज़ें आएंगी मार्केट में हम उसे खरीदेंगे और खाएंगे। तो दोनों की लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। एक ही टाइम पर लोग जो है वो अलग अलग तरीके से रहा करते थे, इसीलिए पास्ट जो है वो अलग अलग फॉर्म में हमें देखने के लिए मिलता है। उस समय के जो किंग हुआ करते थे या फिर जितने भी किंग्स आए, वो लोग क्या करते थे, अपने बैटल्स के बारे में, जो भी उन्होंने लड़ाई लड़ी उनके सारे रिकॉर्ड रखते थे, अपनी विक्ट्री की रिकॉर्ड रखते थे। बट जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो कभी भी रिकॉर्ड नहीं रखते थे, क्योंकि वो लोग हंटिंग, फिशिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, हर्डिंग, इनके क्या रिकॉर्ड रखते। तो इसीलिए हमें जितने भी एविडेंसेस मिलते हैं ज़्यादातर हमें किंग्स के बारे में मिलते हैं जो भी आए थे, ना कि जो नॉर्मल लोग थे उनके बारे में मिलते हैं। तो काफ़ी फैक्ट्स जो है वो अभी भी अननोन है कि उस टाइम के जो लोग हुआ करते थे, उनकी जो ऑर्डिनरी टाइप के लोग, कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, उस समय के जो लोग हुआ करते थे उनकी लाइफ एक्चुअली में कैसी थी, ये अभी भी थोड़ा बहुत अननोन है हमारे लिए। वॉट डू डेट मीन्स? अगर हम आज आपसे डेट पूछे कि आज का डेट क्या है, तो आप डेट और मंथ और ईयर सब बता दोगे। बट ये जो डेट्स होते हैं ये किस बेसिस पे काउंट किए जाते हैं? ये जो डेट्स होते हैं ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बेसिस पे असाइन किए गए हैं, जो कि फाउंडर हैं क्रिश्चियनिटी के। अगर हम जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले की बात करें तो उस टाइम तो कोई ना कोई हुआ होगा, और उस टाइम पे भी ऐसे ही लोग रहा करते थे। तो इसीलिए जो जो जीसस क्राइस्ट के पहले के साल होते हैं वो हम बैकवर्ड फॉर्म में काउंट करते हैं, और जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले के जितने भी साल हैं उनमें हम बीसी वर्ड का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब है बिफोर क्राइस्ट। इस बुक में हम काफ़ी ऐसे डेट्स देखेंगे जिसमें जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम बीसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इसे एडी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब है जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद की ये सारे साल हैं। बहुत बार हम एडी की जगह सीई भी यूज़ करते हैं। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, और बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। और यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आशा है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। अपना जो भी क्वेश्चंस हैं हमें आंसर करने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।